नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। – 2024 में भाजपा को हराने विपक्षी दल एकजुट, एक साथ चुनाव लड़ने पर बनाई सहमति। वडोदरा में अगोरा मॉल का अवैध निर्माण हटाने की मांग, विश्वामित्री बचाओ कमेटी ने उठाई आवाज। और वडोदरा में ब्रिज के नीचे से मिला 1 दिन का नवजात बच्चा, माता पिता ने छोड़ा लावारिस। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए एक मंच पर आकर 2024 में मोदी सरकार का मुकाबला करने का मन बनाया है। पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक आज शुक्रवार को खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में 2.5 घंटे तक चली बैठक में 15 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। अब विपक्षी एकता की दूसरी बैठक शिमला में होगी। ये बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच हो सकती है। बैठक के बाद पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ चलने की बात हुई है, एक साथ चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। अगली मीटिंग सब पार्टियों की एक और जल्दी की जाएगी। इस मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा, कौन कहां से कैसे लड़ेगा। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर हमला हो रहा है, बीजेपी आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में कहा कि हम सब एक साथ खड़े हैं, सभी पार्टी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक साथ काम करेंगे। आज जो बातचीत की है उसे अगली मीटिंग में और आगे बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग का आयोजन किया है। पटना से ही जन आंदोलन शुरू होता है। दिल्ली में कई बार मीटिंग हुई लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज की मीटिंग में 3 चीजें क्लियर हुई। पहला, हम एक हैं। दूसरी, हम एक साथ लड़ाई करेंगे। तीसरी, जो भी पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी लाए, हम लोग साथ मिलकर उसका विरोध करेंगे। इस लड़ाई में अपना खून बहाना पड़ा तो बहाएंगे। आज इतिहास का बड़ा दिन है। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ, ये तो टेंटेटिव है, लेकिन 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे। इसीलिए हम ये तय किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया, आज उनका धन्यवाद करता हूं। और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आते। तो सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए है वो पूरे लोग आए नेता वहां से। तो
ये है। हाँ, तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है, और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करें। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी, और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है, और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। गुजरात के वडोदरा के मंगल पांडे रोड पर बनाए गए अगोरा सिटी सेंटर द्वारा किए गए अतिक्रमण पर एक बार फिर विश्वामित्री बचाओ कमेटी ने कॉरपोरेशन में आवेदन पत्र देते हुए इस निर्माण को क्यों हटाया नहीं जा रहा है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात की वडोदरा में कारेली बाग से समा को जोड़ते हुए मंगल पांडे रोड पर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 39,685 स्क्वायर मीटर जमीन में विस्थापितों के लिए आवास कमर्शियल रेसिडेंशियल निर्माण का काम मानव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यहाँ कई विस्थापितों को आवास मिल भी गए हैं, वहीं कमर्शियल और रेसिडेंशियल निर्माण अभी भी जारी है। अगोरा सिटी सेंटर के रूप में जाने जाते इस निर्माण पर पिछले कई सालों से अवैध निर्माण के आरोप लगते रहे हैं। अगोरा सिटी सेंटर निकट ड्रेनेज की चैम्बर 3 फुट ऊंची डाइनिंग टेबल जैसी बना दी गई है और 10 फीट जितनी सड़क की चौड़ाई पर 900 फुट तक अतिक्रमण किया गया है। 5 साल में यहाँ 10 जितने जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में विश्वामित्री बचाओ समिति द्वारा वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को आवेदन देकर मामले पर फिर एक बार ध्यानाकर्षण कराते हुए अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया है। आज अमे विश्वामित्री बचाव समिति तरफथी आवेदनपत्रमां आपवामां આવ્યું હતું કે ભાઈ આજે રોડ પરના જે દબાણ 18 મીટરના અને જે ગટરના ચેમ્બરો મોટા મોટા કરીને એને દબાણ કરેલું છે, એ વારંવાર રજૂઆત કર્યા છતાં બી એનો કોઈ નિકાલ નથી આવ્યો। વડોદરામાં અમુક જગ્યાએ દબાણ જે તોડવામાં આવે છે, મને લાગ્યું કે ભાઈ આ સારા કમિશનર સાહેબ આવ્યા છે અને એના રજૂઆત કરવામાં આવી કે ભાઈ આ દબાણ જે ગટરો પર ચેમ્બરો બનેલી છે એ પીએલમાં અમારા રજૂઆતમાં બી આપેલી છે અને એ પહેલાં બી નવા બધા કમિશનરને આપેલું છે। એટલે આ રજૂઆત પાછા અમે કરવા આવ્યા છે કે ભાઈ આ ચેમ્બરો અને આ જે 18 મીટરનો રોડ છે એની પર આ દબાણ થયેલું છે એને ગેરકાયદેસર હટાવવામાં આવે અમારી માંગણી કરેલી છે। આ અગોરા સિટી સેન્ટરે નદીના દબાણની સામે કરેલું છે, એની સામે અમે હાઈકોર્ટમાં એક જનહિત યાચિકા એટલે કે પીઆઈએલ પણ દાખલ કરેલી છે, જે 2016થી ચાલુ છે। કોરોના બાદ એને કટ ઓફને લઈને આગળ ચાલી નથી અને આ મુદ્દો એવો છે કે જે અમારી પીએલમાં નથી। એટલે સાહેબ જ્યારે નવા આવ્યા છે અને સાહેબને જાણકાર નથી તો અમે મેન્શન કરવા આવ્યા કે સાહેબ આવું આવું ખોટું છે ને રોજે રોજ અત્યારે દબાણો દૂર થતા એવા વાંચે છે, તો સાહેબ પોઝિટિવ છે એવું જાણીને અમે સાહેબને મળવા આવ્યા અને આ રજૂઆત કરેલી છે કે આ જગ્યાએ આ પાલિકાની ચેમ્બરો, ડ્રેનેજની ચેમ્બરોને 3 ફૂટ ઊંચી કરી 5 ફૂટ ડાયામીટરની બનાવી અને ડાઇનિંગ ટેબલ જેવી બનાવીને ફ્લાવર વાસ ગોઠવ્યા છે અને આ દબાણ કરેલું છે અને જેને લીધે અકસ્માત સર્જાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। તો આને માટે જવાબદાર કોણ રહેશે સાહેબ? તો સત્વરે આનો નિકાલ કરી અને दूर करवा माटेनी मांग करेली है। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने योग्य यथा उचित कार्यवाही किए जाने की बात कही है। मंगल पांडे रोड पर जो इमारत बनी है ए लोकोए नदी में गेबियन वॉल बनाई है एवं एमनुं कहेवानुं छे।
અને જોડે જોડે 18 મીટર અને 27 મીટરના રોડની રજૂઆત કરી ગયા છે. આ બંને પાસાઓનો અભ્યાસ કરી અને જે નિયમ મુજબ હશે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री हरिनगर ब्रिज के नीचे से नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया. वडोदरा के गोत्री इलाके में हरिनगर ब्रिज है. यहां से मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे एक व्यक्ति की नजर ब्रिज के नीचे छोड़ दिए गए नवजात शिशु के शव पर पड़ी, जिसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई. गोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शारीरिक रूप से विकृत नवजात बच्चे का कब्जा लेकर पोस्टमार्टम हेतु SSG अस्पताल भेज दिया. बच्चे के माता पिता की जानकारी हासिल करने के लिए हरिनगर ब्रिज के आसपास कई अस्पतालों में प्राथमिक जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर इस बच्चे को किसने यहां छोड़ा उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है. इस बच्चे का एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था. ऐसे में बच्चे को लावारिस हालत में ब्रिज के नीचे कौन छोड़ गया, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश गोरवा पुलिस कर रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया. इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया. पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में संसद का धन्यवाद अदा किया. भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका पर मार्टिन लूथर किंग और गांधी का प्रभाव है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है. हमारे यहाँ 2500 पार्टियां हैं, हमारी 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, हजारों बोली है, हर 100 मील पर खाने का तरीका बदल जाता है. भारत में विविधता जिंदगी जीने का प्राकृतिक तरीका है. भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. Today, we stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. As the young American poet Amanda Gorman has expressed, when day comes, we step out of the shade. Aflame and unafraid, the new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we are brave enough to see it. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है. अभी तो सूरज उगा है. दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है. If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel
the forces of darkness. The sun has just risen. We come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances, humanity benefits, our seas and skies are safer, democracy will shine brighter, and the world will be a better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. When I was here in 2016, I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Thank you once again, Mr. Speaker, Madam Vice President, and the distinguished members of this honor. God bless America. Jai Hind. Long live India-US friendship. Thank you. वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में कई छात्रों को इस बार प्रवेश न मिले ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जिसका एजीएसयू ने पुतला जलाकर विरोध किया। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इस वर्ष कम छात्रों को प्रवेश दिए जाने के प्रबंधन के निर्णय का छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे एजीएसयू ने आज कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग के बाहर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर मामले का विरोध जताया। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। विद्यार्थियों के सम्मान में, एजीएसयू मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में, एजीएसयू मैदान में। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय आपो, न्याय आपो, विद्यार्थियों के न्याय आपो। यहाँ पे डीन सर और वीसी सर का पुतला जलाया गया है और गुजरात स्टूडेंट यूनियन द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। जब तक यहाँ पे सीट की अरेंजमेंट नहीं होगी, वीसी सर डीन सर आंसर नहीं देंगे सीटों के लिए। यहाँ पे ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन आज रोज ये सब आंदोलन किया गया है और नेक्स्ट टाइम कि जितने टाइम तक ये सीट अवेलेबल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और गुजरात स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे रहेगा। आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू के द्वारा कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग पर कॉमर्स फैकल्टी के सत्ताधीशों का पुतला जलाया गया और ये इसलिए क्योंकि कॉमर्स फैकल्टी ने जो सीट कम की है फर्स्ट ईयर बीकॉम में, उसके लिए जलाया गया। सर सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा जब ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करने में आई तो उनका हेतु था, उनका लक्ष्य था कि वडोदरा शहर तथा जिला के सभी विद्यार्थियों को एडमिशन मिले। लेकिन आज ये कॉमर्स फैकल्टी और एमएस यूनिवर्सिटी उस एडमिशन को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल हम चलाने वाले नहीं है। ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू तथा मैं पंकज जायसवाल एफआर कॉमर्स फैकल्टी आज जो हमने पुतला जलाया है, अगर आने वाले कल तक हमारी मांग को स्वीकारा नहीं गया, फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन की सीटें बढ़ाई नहीं गई, तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन हम करेंगे। छात्र संगठन एजीएसयू के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस और छात्रों के बीच जमकर घर्षण देखने मिला। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी बैठक आज आयोजित की गई है। इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी आज शुक्रवार सुबह पटना पहुंच गए। राहुल और खड़गे पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। देश में 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा है तो दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो। हमारे युवा नेता और हमको सभी को प्रेरणा देने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो में कितना जोश के साथ आ सकते हैं और देश के जोड़ने में कितने लोग हमारे साथ मिल सकते हैं, इसका सबूत उन्होंने अपने 4000 किलोमीटर जो पाद यात्रा में उन्होंने दिया। ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अरे बड़े जरा चुप बैठो ना, ऐसा पुकारने से कुछ नहीं होता, चुप बैठो थोड़ा, खामोश रहो। सिर्फ जिंदाबाद से अगर नारे से चुन के आते तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री केसी वेणुगोपाल जी और भक्त चरणदास जी, तारिक अनवर जी, नासिर हुसैन जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और शकील अहमद खान जो सीएलपी के लीडर हैं, नौजवान, उन सभी को और इस मंच पे बैठे हुए सभी सीनियर लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ पर जमा हुए हमारे युवा मित्र और सभी नेतागण और हमारे
माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस ऑफिस है ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिल के आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए, चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो।
बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। प्रसिद्ध रामायण सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर ने वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में रखे हुए रामायण ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद सीरियल का निर्माण किया था। रामानंद सागर द्वारा तैयार की गई रामायण सीरियल का ग्रंथ वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के पास मौजूद है। यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में रामायण के दुर्लभ ग्रंथ की 147 प्रत और 7 एडिशन संग्रह किए गए हैं। रामानंद सागर ने MS यूनिवर्सिटी में मौजूद वाल्मीकि रचित रामायण के अलावा अलग अलग भाषा में रामायण के ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद स्क्रिप्ट लिखकर प्रोफेसर से चेक कराने के बाद रामायण सीरियल बनाई थी, जिसने भारत में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। लेकिन फिल्म आदि पुरुष दूर दूर तक इस ग्रंथ से मैच नहीं करती है। आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता प्रजापति ने की है। રામાનંદ સાગરે જ્યારે રામાયણ સિરિયલ બનાવી હતી ત્યારે એમણે અનેક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા રામાયણની સમીક્ષિત આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં આવી હતી। 25 વર્ષની મહેનત બાદ આ સમીક્ષિત આવૃત્તિ હસ્તપ્રતોના આધારે તૈયાર કરી હતી। તો રામાનંદ સાગરે આ સમીક્ષિત આવૃત્તિમાં શું છે અને એમાં અધિકૃત રામાયણ જે વાલ્મીકી દ્વારા રચિત છે એ કેવું છે, એના ડાયલોગ્સ કેવા છે, એના માટે એમણે અહીંયા એક પ્રોફેસર MM પાઠક હતા, એમનો સંપર્ક કર્યો હતો અને આખી સ્ક્રિપ્ટ અને બધા ડાયલોગ્સ એમણે એમની પાસે અધિકૃત કરાવ્યા હતા અને ત્યાર પછી એમણે રામાયણ સિરિયલ બનાવી હતી। એ ઉપરાંત એમણે રામચરિતમાનસ અને અન્ય ભાષાઓમાં अनुवाद થયેલા એવા રામાયણનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો અને એના આધારે આપણને અધિકૃત એવું રામાયણનું સિરિયલ આપણા સમક્ષ રજૂ કરી હતી। પરંતુ આજે જે રિલીઝ થયું છે આદિપુરુષ,
એમાં એમ લાગે છે કે એના જે ડાયરેક્ટર છે કે એના સંવાદ આપનારા છે એમણે રામાયણ જે ગ્રંથ છે આપણો એ અધિકૃત ગ્રંથ એમણે વાંચ્યો છે કે કેમ એના સામે આપણને પ્રશ્નાર્થ થાય છે. આ મૂવીની અંદર જે રીતે ફિલ્માંકન કરવામાં આવ્યું છે, જે રીતે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એના કારણે મૂવી જે છે એ આપણા માનસમાં જે રીતે રામાયણ છે કે આપણા દરેક હિન્દુના હૃદયમાં જે રીતે રામ અને સીતા વસેલા છે, જે છબી આપણા મનમાં છે એ રીતનું એ રામાયણ આપણને આપી શક્યા નથી. હનુમાનનું જે પાત્ર છે એ ઘણા બધા દ્રશ્યોમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે કે હનુમાન જે છે એ ડરી જાય છે. એ કેવી રીતે હોઈ શકે? અને હનુમાનના મુખે જે ડાયલોગ્સ આપવામાં આવ્યા છે એ પણ ખૂબ જ નીચલી કક્ષાના છે. ખૂબ જ છીછરી ભાષાનો એમણે ઉપયોગ કર્યો છે. સંસ્કૃતનિષ્ઠ હિન્દીનો એ ઉપયોગ કરી શક્યા હોત અને ભાષાની સાથે સાથે જે ડાયલોગ્સ રામાયણમાં છે જ નહીં એવા ડાયલોગ્સ એમણે એનું સર્જન કર્યું છે, જે આપણના માટે બિલકુલ અસ્વીકાર્ય છે. એ ઉપરાંત જે લંકા બતાવવામાં આવી છે એવું કહેવાય છે કે સુવર્ણમયી લંકા હતી. એ સુવર્ણમયી લંકાની જગ્યાએ આપણને બિલકુલ કોલસાની ખાણ હોય એવી લંકા આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે. એ ઉપરાંત રાવણનું જે પાત્ર છે એ રાવણ એ સંસ્કૃતના વિદ્વાન હતા અને ભગવાન શંકર એના ઉપર એમની કૃપા હતી. એવા રાવણને એમણે આપણને બિલકુલ ખિલજીનું પાત્ર હોય એ રીતે રજૂઆત કરી છે. તો આ રીતે જોઈએ તો બધા જ પાત્રોની જે ઉત્કૃષ્ટતા જળવાવી જોઈએ એ નથી જળવાઈ અને જે બધા સંવાદ મૂક્યા છે એ પણ આપણા ધર્મગ્રંથનું ગૌરવ છે એનું હનન કરે છે એ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. ત્યારે આ જે ડાયરેક્ટર છે એ આજની પેઢીને કે આવનારી પેઢીને શું આપવા માંગે છે હિન્દુ ધર્મના નામે, કે આપણા જે આ ગ્રંથો છે રામાયણ જે આદિકવિ વાલ્મીકી દ્વારા રચિત છે, જે આપણા સાહિત્યના ક્ષેત્રે જોઈએ તો પહેલું કાવ્ય છે. તો આવા મહાકાવ્યને એમણે કઈ રીતે દર્શાવ્યું છે અને કઈ રીતે એ લોકો સમક્ષ આટલું વાહિયાત રીતે મૂકે છે એ આપણા માટે ખૂબ જ આપણી શ્રદ્ધા, આપણી આસ્થાને એ હનન કરે છે, એને નુકસાન પહોંચાડે છે. ત્યારે મારો એટલો આગ્રહ છે કે આપણે જો કેરેલા સ્ટોરીને ફ્રી કરી શકતા હોય, હિન્દુ ધર્મ માટે, હિન્દુ લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે આપણે એને ફ્રી કરી શકતા હોય તો આપણી સરકાર આવા મૂવી ઉપર કેમ પ્રતિબંધ નથી करती. गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया गया. मानसून नजदीक है और ऐसे में कई विकास कार्य को वडोदरा कॉरपोरेशन ने तेजी दे दी है. प्री मानसून कार्यवाही से लेकर कुछ साल पहले वडोदरा में शामिल किए गए इलाकों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने पर बैठक में जोर दिया गया. स्थायी समिति में 18 काम के प्रस्ताव पेश किए गए. 132 करोड़ के इन सभी कामों को अनुमति दे दी गई है. आज की स्थायी समिति में टोटल एजेंडा पे 18 काम थे, सभी को मंजूरी दी है. जिसमें 132 करोड़ के जो काम थे उसमें खास करके पानी के जो ओजी विस्तार हमारे शहर में प्रवेश किया है, आउट ग्रोथ एरिया बोलते हैं, ग्राम्य विस्तार, वडोदरा, गोरवा, अंकोड़िया, भाईली एवं बिल, ये जहाँ पे हाई राइज टाँकी की पानी की टंकी की ज़रूरत थी वो हमने आज मंजूर किया है. साथ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना बन रही है उसमें भाईली विस्तार में एक आवास योजना को मंजूरी दी है. ड्रेनेज एवं जो रोड का प्रोजेक्ट का काम था उसको भी मंजूरी दी है. इसी तरह शहर में जहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, डिवाइडर है, अन्य जगह पे फिक्सचर लगाने की बात है, ब्लिंकर्स लगाने की बात है, ट्रैफिक नियमन की बात है, वो जो पट्टा और कलर की काम की मंजूरी दी है. इसी तरह से पूरे शहर में डॉग का जो खसीकरण की बात है, स्टरिलाइजेशन की बात है, उसको भी मंजूरी दी है. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें. और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है. और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता. इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए. और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 30 इस बात की मज़ीद ज़मानत देते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है.
और इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अपने मुल्क में हर 200 से 300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन और कस्टम्स बदल जाते हैं और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रेडिशन और कस्टम्स की भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। फिर जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ख़ासकर त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, फिर जो ट्राइबल्स के अपने कस्टम और ट्रेडिशंस हैं और जिसकी की ज़मानत और स्पेशल प्रोविजंस बाकायदा अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर गुजरात के वडोदरा में भाजपा बख्शीपंच मोर्चा द्वारा प्रचार रथ के जरिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में 9 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस मौके पर गुजरात प्रदेश बख्शीपंच मोर्चा के अध्यक्ष मयंक नायक की सूचना के तहत एक प्रचार रथ बनाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करवाई गई है। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। समग्र गुजरातनी 26 से 26 लोकसभा विस्तार में एक इको वानना माध्यमथी बख्शीपंच मोर्चाना कार्यकर्ताओं साथे राखी दरेके दरेक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करी अने बख्शीपंच मोर्चाना संदर्भनी बधी ज योजनाओं लाभ बख्शीपंच मोर्चाना कार्यकर्ताने नगरजनों ने मळे एनी चिंता करवामां आवी छे। त्यारे आज वडोदरा लोकसभा विस्तारनी जे इको वान छे ते वाननुं वडोदरानी भारतीय जनता पार्टी महानगरना कार्यालय खातेथी प्रस्थान करवामां आव्युं छे। आजे आ वान छे ते मांजलपुर विधानसभा विस्तार, त्यार पछी शहर विधानसभा विस्तार, त्यार पछी अकोटा विधानसभा विस्तार, सयाजीगंज में अने रावपुरा विधानसभा विस्तार आ 5 महानगरना विधानसभा विस्तार 5 दिवस में पूर्ण करी अने त्यार पछी सावली अने वाघोडिया विधानसभा विस्तार में जवानी छे। त्यारे आ संपूर्ण कार्यक्रमनुं आयोजन बख्शीपंच मोर्चाना वडोदराना भरतभाई स्वामी, राजूभाई अने विवेकभाई अने एमनी समग्र टीम वडोदरा शहरना बख्शीपंच साथे जोड़ायेला भारतीय जनता पार्टीना कमळना निशान पर चूंटायेला सौ कोर्पोरेटरश्रीओ पण उपस्थित छे, संगठनना कार्यकर्ताओ पण उपस्थित छे। अन्य लोकोने साथे राखी અને આ બધી જ યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચે એવી ચિંતા એમના માધ્યમથી થઈ રહી છે। ત્યારે સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात के वडोदरा शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पनीर को लेकर कार्यवाही सघन बना दी गई है और मिलावटी पनीर बेचने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। वडोदरा कॉर्पोरेशन फूड डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम ने 19 से 22 जून के दौरान वडोदरा के अलग अलग इलाकों से पनीर के सैंपल्स लिए थे, जिसे फतेहगंज की लेबोरेटरी में चेक कराए गए। उनमें से 9 कंपनियों के पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का लाइसेंस नहीं होने की वजह से बंद करा दी गई हैं, जबकि 16 कंपनियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं किए जाने पर शेड्यूल फॉर नोटिस दी गई है। दरअसल वडोदरा में मिलावटी पनीर की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर वडोदरा कॉर्पोरेशन कार्यवाही कर रहा है। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा में मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित मल्टीविटामिन टैबलेट्स और सिरप की बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर सैंपल्स लिए हैं। वडोदरा कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित मल्टीविटामिन टैबलेट और सिरप की बिक्री हो रही होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग टीम बनाकर रावपुरा के नागराज और एटीसी मेडिकल स्टोर समेत के मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मल्टीविटामिन टैबलेट्स और सिरप के सैंपल्स भी लिए गए हैं, जिससे मेडिकल स्टोर के संचालकों में हड़कंप मच गया है। ગાંધીનગરથી એક કમ્પ્લેન્ટ આવી હતી ડિપાર્ટમેન્ટથી કે અમારે ત્યાં એક મેડિકલ શોપ છે પર્ટિક્યુલર આ એક મલ્ટીવાઇટામિનની મેડિસિનના વેચાણ કરે છે જેમાં એક પ્રોહિબિટેડ ડ્રગ છે। તો અમારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યા છે, 2 નમૂના લેવામાં આવ્યા છે। તો અને 3700 જેટલા રૂપિયાના માલ જપ્ત પણ કરવામાં આવ્યા છે અને આમાં લખ્યું છે કોમ્પોનન્ટ છે આ પ્રોહિબિટેડ ડ્રગના। તો હવે આ સેમ્પલ લીધા છે અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગની જો લેબ હોય છે, કેમ કે મેડિસિન છે તો આ માટે એમને આપી છે। એમને સાથે વાત પણ થઈ ગઈ છે કે તરત જ આના રિઝલ્ટ આવે, જેવી રીતે અમે લોકો જો FSSAI એક્ટમાં જો જોગવાઈ છે આના મુજબ કાર્યવાહી થઈ શકશે। હવે આ એમને બોલ્યા છે કે તમે તરત જ આપો, એમને મને કહીને આજે જ વાત થઈ છે તો કહીને બોલશે કે કેટલા દિવસમાં રિપોર્ટ આવશે।
હા, FSSAI એક્ટ મુજબ જો જોગવાઈ છે કે નોટિસ આપવાનું છે, હવે પહેલાં તો આ તપાસ કરવાનું પડશે કે પ્રોહિબિટેડ ડ્રગ જો છે આ બેન છે શું છે આ બધું ચેક કરવા પડશે, પછી એક્ટના મુજબ હું જોઈને કડક પગલાં લેવીશ। गुजरात के वडोदरा शहर में निराधार लोगों के लिए सरकार की मदद से कार्य करती स्वयंसेवी संस्थाओं का दौरा किया गया। वडोदरा शहर में सड़क पर रहते निराधार लोगों को घर मिले, इस आशय से सरकार की मदद से कई स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करती हैं। ऐसी ही संस्था वडोदरा के अटलादरा और वडसर में स्थित है, जिसका जायजा स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने लिया और वहां रह रहे लोगों की समस्याओं का निवारण किया। जिस प्रकार से वडोदरा शहर में जो निराधार लोगों को फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूरी के साथ जाना पड़ता है, उसमें वडोदरा महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अन्य सेवाभावी सहयोगी संस्थाओं के साथ में मिलके ये हमने आगे जो संस्थाओं को काम दिया है, वो लोग जिस प्रकार से काम करे वो एक ब्यौरा देखने के लिए अटलादरा और वडसर में स्थित गया था, जहाँ पे अच्छी तरह से ये टीम काम कर रही है। उसका एक टोल फ्री नंबर भी है 777-900-2333। ये नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो ये संस्था अपनी जो सुविधा है, वैन है, वो लेके वहाँ जो आदमी पाया जाता है उनको लेने के लिए जाते हैं। आज मैं अटलादरा गया था, वहाँ पे एक झालोद स्थित, दाहोद स्थित एक कपल जो वडील थे, उनमें से एक बा को वहाँ पे टीबी पाया गया। उनके लिए हमारी कॉरपोरेशन की टीम वहाँ सारवार देने के लिए, उनका केयर लेने के लिए बिल्कुल तत्परता के साथ आगे बढ़ेगी। और 2 लोग का वहाँ पे जो आधार कार्ड नहीं था वो भी हमने निकाला। और इस तरह से ये जो संस्था काम कर रही है वो उसके लिए हर एक शहरी जन को हम बात करने चाहेंगे कि यही संस्था को जिस प्रकार से काम है उसको मोटिवेट करें, और आने वाले दिनों में जो भी हमारे अन्य सेंटर है वहाँ भी हम ये काम करने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ी तादाद रोकने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा टेंडर्स मंगाए गए हैं। केंद्र सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत शहरी इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी किए जाने के लिए कॉरपोरेशन ने टेंडर्स मंगाए थे, जिसमें 2 संस्था ने अपना कोटेशन दिया है। कोटेशन में एक कुत्ते की नसबंदी का दाम 1640 रुपए दिया गया है। इस पहल पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्टनी જે ગાઈડલાઈન છે એના આધારે દરેક મહાનગરપાલિકાએ અને અન્ય સંસ્થાઓએ જે પ્રકારે જે ડોગ અથવા અન્ય પ્રાણીઓના જે રસીકરણની વાત છે એમાં જે પ્રકારે સ્ટરીલાઇઝેશન આમાં કરવામાં આવતું હોય છે, મેલ અને ફિમેલ બંને ડોગમાં કરવામાં અમે છેલ્લા 2015થી આ શરૂઆત કરી છે। અત્યાર સુધીમાં જો ટોટલ વાત કરું તો 66,989 ડોગ્સને આ પ્રકારનું સ્ટરીલાઇઝેશન કરેલું છે। અને આખાએ અત્યાર સુધીમાં 2015થી અત્યાર સુધીમાં 6.88 કરોડ જેટલો ખર્ચ પણ થયો છે। આ ટોટલ સરકારની ગાઈડલાઈન, કેન્દ્ર સરકાર અને સાથે સુપ્રીમ કોર્ટની જે ગાઈડલાઈન છે એના આધારે આ કામ થતું રહ્યું છે। છતાં પણ કેટલાક જગ્યા ઉપર હજુ પણ જે ડોગ્સ ફ્યુરિયસ બનતા હોય છે એને આ પ્રકારની લોકોને કનડગત પણ રહેતી હોય છે। ચોક્કસ VSPCA સાથે VS બોર્ડ અને સાથે HSI આ 3 સંસ્થા, એમાં HSI જે સેન્ટ્રલ લેવલની છે, હ્યુમન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા, જે આખા ભારત વર્ષમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કેટલીક જગ્યા ઉપર અવેરનેસના પણ પ્રોગ્રામ કરતી હોય છે અને આ પ્રકારે આ કામગીરી થતી રહી છે। ચોક્કસ ઓછો જે તકલીફ છે લોકોને ઓછી થાય એવો મારો પ્રયાસ છે। वहीं कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे ने कुत्तों की नसबंदी पर बार-बार किए जाते खर्च पर आपत्ति जताई है। દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કરવામાં આવે છે ખસીકરણ શ્વાન પાછળ, પણ તમે જોઈ શકો છો કે રોજના નાના મોટા બનાવ, કોઈ પણ ગલીમાંથી કોઈ સ્કૂટરવાળો જાય, બાઇકવાળો જાય તો એની પાછળ કૂતરા દોડતા હોય ને પછી નાના મોટા એક્સિડન્ટો થાય ને કેટલા લોકોને કરડે છે પણ। અને એના પછી જે લોકો ઇન્જેક્શન લેવા આવે છે એની સંખ્યા પણ દિવસે દિવસે વધતી જતી હોય ને આટલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી પણ તમે શ્વાનની જે વસ્તી છે વધતી જાય છે, ઓછા થવા જોઈએ પણ ઓછા નથી થતા। એટલે કંઈ ને કંઈ એવું દેખાઈ આવે છે કે કંઈક ખોટી બાતમીને ખોટા આંકડા બતાવવામાં આવે છે, આટલા કરોડનો ખર્ચો ને એ બતાવવામાં આવે છે। અને ખરેખર આમાં યોગ્ય રીતે તપાસ કરવી જોઈએ કે ખરેખર ખસીકરણ આટલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા હોય
તો ખરેખર શ્વાનની વસ્તી પણ ઓછી થવી જોઈએ અને રોજના જે બનાવ લોકો મોર્નિંગ વોક કરવા નીકળતા હોય, સાંજે ફરવા નીકળતા હોય તો એમની પાછળ કૂતરા દોડતા હોય ને કેટલા લોકોને શ્વાન કરતા પણ હોય ને કેટલા લોકોને ગભરાયા પછી પડી જવાથી ફ્રેક્ચર થાય, નુકસાન થાય, એક્સિડન્ટ થાય. આ તમામ જવાબદારી સરકારની છે ને ખરેખર યોગ્ય રીતે સારી રીતે કામગીરી કરવી જોઈએ જે ડિપાર્ટમેન્ટવાળાએ, અને ફરીથી આવા વધારે જે લોકોને નુકસાન થાય છે વડોદરા શહેરમાં એ ના થાય અને શ્વાનની વસ્તી ઓછી થાય એવું ખાસ ધ્યાન રાખવું. गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग में स्थित चाणक्यपुरी कॉम्प्लेक्स में एक साथ 5 दुकानों के ताले टूटने से हड़कंप मच गया। वडोदरा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक घटना को कल रात कारेलीबाग के चाणक्यपुरी कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 दुकानों में अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। यहां के दुकानदारों ने पेट्रोलिंग की मांग करते हुए कड़क कार्यवाही की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। હજુ બી નહીં તૂટે કેમેરા આખું ટર્ન કરી દેશે ને પછી એ તોડશે. કેવી રીતે તોડે છે તો નહીં ખબર. આ ટ્રાય કરે ચાવી નાખીને ઓફિસ ખોલવા. तो मैंने देखा मेरा शटर बंद था लेकिन मेरे बाजू वाले का शटर टूटा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन निकाल कर अपने पड़ोसी को उसको सूचना दी उसको कि भाई इस तरह से तुम्हारा शटर तोड़ दिया गया है और तुम फटाफट कॉम्प्लेक्स पे आओ। और मैं अंदर जाके देखा तो 4 से 5 शटर और भी टूटे हुए थे। तो मैंने एक एक करके सबको फ़ोन किया तो सब लोग इकट्ठे हुए 10-15 मिनट में वहाँ पे सब लोग आ गए। उसके बाद सब की सलाह के बाद अपने कंट्रोल रूम में पुलिस को फ़ोन किया। लगभग 40 मिनट के आसपास 35-40 मिनट के बाद कंट्रोल अपना एक PCR आई वहाँ पे, उन्होंने आके सब देखा और आगे पुलिस स्टेशन पे जानकारी करके कारेलीबाग से एक साहब आए, उन्होंने आके सबका वो लिया कि भाई क्या क्या हुआ और उन्होंने शटर खुलवा के उन्होंने सब चेक करा। तो अंदर डांस क्लास में से एक CCTV फुटेज मिला जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 जने आए थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है और वो पुलिस के सुपुर्द हमने कर दिए हैं। पुलिस से आशा है कि कुछ योग्य उसके ऊपर एक्शन ले। बाकी लगता नहीं है जिस हिसाब से क्राइम रेट यहाँ बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा है। और 11 बजे के आसपास का बनाव बना, 11 बजे यानी कि 10:15 बजे तो हम लोग जाते हैं यहाँ से मंगल करके दुकान, और इतने भरचक विस्तार में 11 बजे चोरी होना, इस तरह से 5 शटर टूटना मेन रोड पे। और ऐसी भी जानकारी मिली कि यहाँ से 100 मीटर आगे लेंस काट करके एक शोरूम है उसका भी शटर टूटा है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे जो पेट्रोलिंग वाले हैं कि 11 बजे इस तरह का कांड हो जाए। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा 4 रास्ता जैसे अति व्यस्त इलाके में सिग्नल ना होने की वजह से दुर्घटना का डर बना रहता है। गुजरात की वडोदरा के फतेहपुरा 4 रास्ता जैसे अति व्यस्त इलाके में प्रशासन द्वारा कुछ सालों पहले अतिक्रमण हटाया गया था और यहाँ सिग्नल लगाए गए थे, पर ये सिग्नल अब काम नहीं करते हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अप्रिय घटनाओं का डर हमेशा बना रहता है। प्रशासन वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे तो करता है लेकिन अक्सर असफल ही नजर आता है। वडोदरा शहर में आवेल कहेवाय फतेहपुरा 4 रस्ता पास तमे जोई शको छो तमाम ट्राफिक सिग्नलो जे बंद हालत में वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टनी जे मोटी मोटी डंपासो मारी रह्या छे, परंतु वडोदरा शहरनी अंदर मध्य में आवेलो जे विस्तार छे फतेहपुरा 4 रस्ता, अहींया गाड़ी अवारनवार कोमी चमकला थता होय छे, साथे साथे अहींया गाड़ी ट्राफिक जामना दृश्य थता होय छे। घणी वखते अकस्मातना कारणे पण कोमी हिंसा पण भड़की निकळे छे। એટલે કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા ગાડી જે ટ્રાફિક સિગ્નલ નથી, સાથે સાથે વડોદરા શહેરની અંદર જે તમામ રીતના ટેક્સ હોય છે, જ્યારે કે તમામ વેરા હોય છે, સાથે જે કહેવાય છે કે તમામ રીતના દંડ ફટકારવામાં આવે છે, ઈ ચલણ ઉઘરાવવામાં આવે છે, સફાઈના નામ પર દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે, હેલ્મેટના નામ પર, એટલે તમામ રીતના જો વડોદરા શહેરના નાગરિકો પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવતા હોય તો વડોદરા શહેરના નગરજનોને સુવિધાઓ ક્યારે? બીજી બાબત એ છે કે વડોદરા શહેરની અંદર હાલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો તિજોરી છલકાઈ ગઈ છે, એટલે કહેવાનો મતલબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જે કહેવાય છે વેરા વસૂલાત કરવામાં આવે છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની અંદર સુવિધાઓ ક્યારે મળશે આ જોવાનું રહ્યું। સાથે સાથે જે કહેવાય છે કે આ ફતેપુરા 4 રસ્તા પાસે VNMની ટીમ જ્યારે અહીંયા ગાડી સ્થળ તપાસ કરવા પહોંચી ત્યારે તમે જોઈ શકો છો TRBના જવાનો પણ જે કહેવાય છે કે બેઠેલી હાલતમાં જોવા મળે છે, એટલે ખોટો પગાર લેવામાં આવી રહ્યો હોય તેમાં સાબિતી જોવા મળે છે। એટલે આપના મીડિયાના માધ્યમથી અમારી ખાસ અપીલ છે કે ટ્રાફિક સિગ્નલ તાત્કાલિક ધોરણે ચાલુ કરવામાં આવે અને રાહદારીઓને કંઈક ને કંઈક સુવિધાઓ મળવી જોઈએ તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के भावनगर में गैरकानूनी तौर पर बने शॉपिंग सेंटर पर महानगर पालिका द्वारा बुलडोजर फेर दिया गया। भावनगर के बंदर रोड पर गैरकानूनी तौर पर शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा था, जिसे महानगर पालिका द्वारा नोटिस भी दी गई थी, परंतु गैरकानूनी तौर पर किए गए बांधकाम को नहीं हटाने पर महानगर पालिका द्वारा कार्यवाही करते हुए शॉपिंग सेंटर पर
बुलडोजर फेर दिया गया। मानसून नजदीक है, ऐसे में गुजरात के राजकोट में प्रशासन द्वारा प्री मानसून कार्यवाही को अंजाम दिया गया। राजकोट शहर में बरसात में होती परेशानियों से बचने के लिए प्रशासन द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मानसून के दौरान लगभग 400 सीसीटीवी कैमरा द्वारा परिस्थिति पर नजर रखी जाएगी। जर्जर हो चुके मकान मालिकों को नोटिस दी गई है। जिन इलाकों में पानी भरता है उन इलाकों में अधिकारियों को पूर्ण रूप से तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। आगामी 15 दिनों में प्रशासन द्वारा बाकी तैयारी भी पूरी कर ली जाएगी। प्रतिवर्षની જેમ જે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કરવા પાત્ર થતી હોય એ ઓલરેડી વેલ ઇન એડવાન્સ ચાલુ કરી દેવામાં આવેલી હતી। વોકરા સફાઈથી લઈ અલગ અલગ લોકેશન ઉપર જે પણ નાની મોટી કામગીરી કરવાની હતી, ખાસ કરીને જ્યાં વધારે પાણી ભરવાની શક્યતાઓ રહેતી હોય છે એવા સ્પોટ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે। અને આપણું જે ઇન્ટિગ્રેટેડ જે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર છે જેમાં માધ્યમથી આપણે શહેરમાં અલગ અલગ લોકેશન ઉપર 900થી વધારે જેટલા સીસીટીવી પણ લગાવેલા છે। એટલે એ સીસીટીવીનો પણ આપણે મહત્તમ આ વખતે ઉપયોગ કરી શકીએ એ પ્રકારનું આયોજન પણ કરવામાં આવેલું છે। गुजरात के वडोदरा के सिंधी समाज द्वारा धर्मगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के जन्मोत्सव को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वडोदरा के वारसिया में स्थित प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान में सिंधी समाज के सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज का 137वां जन्मोत्सव मनाया गया। वारसिया के प्रेम प्रकाश आश्रम से शोभा यात्रा निकाली गई जो सिंधु सागर, शिव वाटिका, पुराना आरटीओ ऑफिस, सिंधी बैंक, हरि सेवा स्कूल से होते हुए फिर से प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान पर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज सिंधी समाज के लोगों के धर्म स्थान पर विशेष पूजा हुई, महाआरती और प्रार्थना सत्संग का आयोजन किया गया। આજે અમારા ગુરુજીના જન્મ મહોત્સવના એક દિવસ અગાઉ આખા શહેરમાં શોભા યાત્રા નીકળે છે, જેમાં અમે બધા આજે ગુરુજીનો 137મો જન્મ મહોત્સવ છે। આજથી 1877માં જે છે આજે જન્મેલા અને આજે એમનું 137મો જન્મોત્સવ છે, એના ઉપલક્ષ્યમાં આ બધું આખું શોભા યાત્રા નીકળેલી છે। અને એમાં આજે અત્યારે જે છે ભંડારો છે, બધા જે છે બહારથી આવેલા છે, બધા એટલે ફરીદાબાદ, રાજકોટ, ગોધરા, સુરત બધાથી અહીંયા ગુરુજીના જે છે જન્મ ઉત્સવના માટે આવેલા છે। અમારે સતગુરુ સ્વામી ટેવરામજી મહારાજનો 137મો જન્મદિવસના એક દિવસ અગાઉ અમે આ કાયમ દર વર્ષે એમના જન્મ ઉત્સવ પર એક દિવસ અગાઉ અમે આ શોભાયાત્રા કાઢીએ છીએ। બધા જ આમાં મળીને આખા ગુજરાત, આખી આપણે મહારાષ્ટ્રથી આપણે રાજસ્થાનથી બધી જગ્યાથી લોકો અમારા અંગાતે આવીને ઊભા થઈને આ બધી અમારા જોરે લઈને આ શોભાયાત્રામાં ભેગા થાય છે। આમાં આમ ભંડારો રહે છે અમારા તીર્થ પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મ તીર્થમાં। વડોદરામાં પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મ તીર્થ સ્થાન ખાતે 108 સદગુરુ સ્વામી ટેવરામજીનો આજે જન્મ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યું છે। 137મા જન્મ ઉત્સવ છે અને આ જન્મ ઉત્સવ નિમિત્તે છેલ્લા 5 દિવસથી પ્રોગ્રામ ચાલે છે અને આજે આ શોભાયાત્રાનું આયોજન જે ઘણા કેટલા વર્ષોથી અમે કરતા આવીએ છીએ અને આ વર્ષે બી શોભાયાત્રાનું આયોજન કર્યું છે। આ શોભાયાત્રામાં બહારથી, લંડનથી અને ઇન્ડિયામાં દરેક જગ્યાથી ખૂણે ખૂણેથી આ સિંધી સમાજના જે માણસ જે શ્રદ્ધાળુ છે આવ્યા છે અને આ જે શોભાયાત્રામાં જુઓ છો કેટલો ઉમંગ છે અને આ સત્તમ સાખીના જે નારા ગુંજે છે અને આ રસ્તા ઉપર આમ ખાલી સત્તમ સાખીના નારા જ દેખાય છે અને આ અહીંયા બહુ ઉમંગ છે આજે શોભાયાત્રાની અંદર અને ઘણા તાદાદમાં શ્રદ્ધાળુ અહીંયા હાજર છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।